गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बीएससी सेकेंड ईयर में अपनी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की थर्ड यूनिट चल रही थी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या उपसह संयोजक यौगिक। इसके अंदर अपनी जो फर्स्ट क्लास आई थी उस क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि उपसह संयोजक यौगिक है उसकी डेफिनेशन पढ़ी थी कि वो क्या होते हैं, और उसके बाद में जो युगात्मक यौगिक हैं जो कि दो प्रकार के बताए थे, एक तो उसमें द्विक लवण और दूसरा था उसमें संकुल लवण। उन दोनों में जो डिफरेंस था उनके जो एग्जाम्पल थे वो हमने कल की क्लास उसमें पढ़ लिए थे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इसकी आज अपनी सेकंड क्लास है, उसके अंदर अपना आज का टॉपिक रहेगा वर्नर थ्योरी यानी वर्नर का सिद्धांत है। ठीक है, तो वर्नर ने उपसह संयोजक यौगिकों की जो प्रकृति है, उनकी ज्यामिति है और उनके जो गुण हैं, या फिर एक साथ में इसको ये बोले कि वर्नर ने, इसमें क्या लिखा जाएगा कि वर्नर ने उपसह संयोजक यौगिकों के रसायन को समझाने के लिए अपना एक सिद्धांत दिया जिसे वर्नर का सिद्धांत कहा जाता है। तो क्या लिखा जाएगा सबसे पहले इसमें कि वर्नर नामक वैज्ञानिक ने, पूरा नाम था इसका अल्फ्रेड वर्नर। ठीक है, इसको भी आता है अल्फ्रेड वर्नर बोले या अल्फ्रेड वर्नर, ये था इसका पूरा नाम। तो इसमें लिखा जाएगा कि ये स्विस रसायनज्ञ था ये। ठीक है, ये सिर्फ बुक में लिखी जाती है, लाइनिंग क्वेश्चन वगैरह में नहीं आती है ये। तो इसमें क्या लिखा जाएगा कि अल्फ्रेड वर्नर नामक वैज्ञानिक ने उपसह संयोजक यौगिकों के रसायन को समझाने के लिए अपना एक सिद्धांत दिया जिसे वर्नर का सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, इसी सिद्धांत के कारण यानी उपसह संयोजक यौगिकों के लिए जो वर्नर ने सिद्धांत दिया था, इस सिद्धांत के कारण ही वर्नर को नोबेल प्राइज या नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं आते नोबेल पुरस्कार वाले, लेकिन इसमें लिखा जाता है। ठीक है, सेकंड लाइन लिखेंगे कि इस सिद्धांत के कारण ही वर्नर को या अल्फ्रेड वर्नर को नोबेल पुरस्कार है वो प्रदान किया गया था। उसके बाद में थर्ड लाइन इसमें लिखेंगे कि ये जो उपसह संयोजक यौगिकों के लिए वर्नर ने अपना जो सिद्धांत दिया था, इसके कारण से ही वर्नर को उपसह संयोजक रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा जाएगा, तीसरी लाइन इसमें ये लिखी जाएगी कि उपसह संयोजक यौगिकों के लिए वर्नर के द्वारा दिए गए सिद्धांत के कारण से ही वर्नर को फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कहा जाता है। ठीक है, तो इस सिद्धांत के कारण वर्नर को उपसह संयोजक रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो ये तीन लाइनें लिखी जाएंगी। ठीक है, पहली लाइन लिखी जाएगी कि वर्नर ने उपसह संयोजक यौगिकों के रसायन को समझाने के लिए अपना एक सिद्धांत दिया था जिसे वर्नर का सिद्धांत कहेंगे, और इस सिद्धांत के कारण से इनको नोबेल पुरस्कार मिला था, और इस सिद्धांत के कारण से ही वर्नर को फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री या उपसह संयोजक रसायन विज्ञान का जनक है वो कहा जाता है। इतना लिखने के बाद में पढ़ना है कि जो वर्नर था उसने उपसह संयोजक यौगिकों के लिए अपना जो सिद्धांत दिया था, उस सिद्धांत में इसने जो क्या क्या बातें बताई थी वो 5-6 बातें वो हमें इसके अंदर पढ़नी है। फिर उसको ये भी बोलते हैं कि वर्नर के सिद्धांत के पोस्टुलेट या अभिगृहित। ठीक है, तो वर्नर ने अपने सिद्धांत में क्या बताया था उनको हम क्या बोलेंगे, वर्नर के पोस्टुलेट्स, या फिर हिंदी में हम बोलेंगे अभिगृहित। जैसे बीबीटी और सीएफटी के होते हैं वैसे ही इसके होंगे अभिगृहित। ठीक है, ये हमें यहाँ पे पढ़ना है। सबसे पहले इसका जो सिद्धांत था वर्नर का सिद्धांत, उसमें वर्नर ने क्या बताया था वो देखें। यहाँ पे वर्नर ने सबसे पहले अपने सिद्धांत में ये बताया कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की सबसे पहला पोस्टुलेट ध्यान से देखें कि वर्नर ने ये बताया कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या उपसह संयोजक यौगिकों की 2 प्रकार की संयोजकताएं होती हैं। जो फर्स्ट पोस्टुलेट था इसका वो ये था
कि उपसह संयोजक यौगिकों की दो प्रकार की संयोजकताएं होती हैं, यानी दो प्रकार की वैलेंसी होती हैं। अब दोनों के नाम क्या हैं वो लिखे जाएंगे पहले पोस्टुलेट में। एक होती है इसमें प्राइमरी वैलेंसी, इसको हम हिंदी में बोलेंगे प्राथमिक संयोजकता। दूसरी होती है इसमें सेकेंडरी वैलेंसी, जिसको हम बोलेंगे द्वितीयक संयोजकता। तो इसका पहला पोस्टुलेट क्या हो जाएगा कि उपसह संयोजक यौगिकों की दो प्रकार की संयोजकताएं होती हैं और दोनों के नाम क्या रखे गए इसमें प्राथमिक संयोजकता तथा दूसरी हो जाएगी इसमें द्वितीयक संयोजकता। ठीक है, ये था इसके अंदर फर्स्ट पोस्टुलेट में ये लाइन लिखी जाएगी। उसके बाद अपना सेकंड पोस्टुलेट वो क्या रहेगा वो देखें। सेकंड पोस्टुलेट में ये आएगा कि उपसह संयोजक यौगिकों की जो दो प्रकार की संयोजकताएं होती हैं, एक तो थी प्राइमरी वैलेंसी प्राथमिक संयोजकता और दूसरी थी सेकेंडरी वैलेंसी यानी द्वितीयक संयोजकता। तो द्वितीय में सेकंड पोस्टुलेट है उसमें लिखेंगे हम कि उपसह संयोजक यौगिकों की या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की जो प्राथमिक संयोजकताएं होती हैं वो कैसी होती हैं, आयनिक होती है, और द्वितीयक संयोजकता है वो कैसी होती है, नॉन आयनिक, या फिर इसको हम क्या बोल देते हैं, कोवलेंट भी बोल देते हैं। तो सेकंड पोस्टुलेट में लिखा जाएगा कि उपसह संयोजक यौगिकों की प्राथमिक संयोजकताएं आयनिक तथा द्वितीयक संयोजकताएं नॉन आयनिक या अनआयनिक या सह संयोजक होती हैं। ठीक है, तो सेकंड पोस्टुलेट में लिखेंगे प्राथमिक संयोजकता आयनिक प्रकृति की, जबकि द्वितीयक संयोजकता नॉन आयनिक, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम अनआयनिक, और कोवलेंट यानी सह संयोजक प्रकृति की होती है। आगे समझ में दो पोस्टुलेट हो गए इसके। उसके बाद में थर्ड पोस्टुलेट देखें इसका। थर्ड पोस्टुलेट में आएगा कि जो उपसह संयोजक यौगिकों की प्राथमिक प्राइमरी वैलेंसी होती है, प्राथमिक संयोजकता होती है, वो केवल ऋणायनों के द्वारा ही संतुष्ट होती है। इस लाइन को क्या कैसे बोल सकते हैं कि उपसह संयोजक यौगिकों की प्राथमिक संयोजकता केवल या फिर प्राथमिक संयोजकता से केवल ऋणायन ही जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे इसमें कि उपसह संयोजक यौगिकों की प्राथमिक संयोजकता केवल ऋणायनों के द्वारा ही संतुष्ट होती है। ये भी लिख सकते हैं संतुष्ट होती है, या फिर हम ये भी लिख सकते हैं कि प्राथमिक संयोजकता से केवल ऋणायन ही जुड़ सकते हैं या जुड़े हुए होते हैं, जबकि उपसह संयोजक यौगिकों की द्वितीयक संयोजकता है वो ऋणायंस यानी एनायंस और न्यूट्रल मॉलिक्यूल यानी उदासीन अणु, जबकि उपसह संयोजक यौगिकों की द्वितीयक संयोजकता ऋणायनों तथा उदासीन अणुओं से संतुष्ट हो सकती है, चाहे सेकेंडरी वैलेंसी से एनायन जुड़े हुए हों, चाहे सेकेंडरी वैलेंसी से उदासीन अणु जुड़े हुए हों, दोनों ही जुड़ सकते हैं। प्राइमरी वैलेंसी से केवल एनायन ऋणायन जुड़ेंगे, जबकि द्वितीयक संयोजकता से ऋणायन और उदासीन अणु दोनों ही जुड़ सकते हैं। तो ये लिखी जाएगी इसके तीसरे पोस्टुलेट में। उसके बाद में देखें इसका फोर्थ पोस्टुलेट। फोर्थ पोस्टुलेट में क्या आएगा देखें, अपने सिद्धांत में वर्णन ने क्या बताया था। फोर्थ में ये बताया था कि जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है उसका मान या उसकी वैल्यू है वो क्या होती है, निश्चित होती है। किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या किसी भी संकुल यौगिक के लिए उसकी द्वितीयक संयोजकता का मान हमेशा निश्चित होता है। ठीक है, तथा द्वितीयक संयोजकता के मान के आधार पर ही संकुल की ज्यामिति का निर्धारण है वो किया
जाता है। किस प्रकार से करेंगे वो देखो, जो द्वितीयक संयोजकता से जुड़े हुए जो एनाइन और एनाइन है वो क्या होते हैं, लिगेंड होते हैं। ये हमने कल उपसह संयोजक यौगिकों की परिभाषा में पढ़ा था कि वे यौगिक जिनके अंदर केंद्रीय धातु परमाणु या आयन ऋणायनों या उदासीन अणुओं के द्वारा उपसह संयोजक बंध से जुड़ा हुआ होता है, उन यौगिकों को हम उपसह संयोजक यौगिक कहते हैं। तो उपसह संयोजक यौगिकों में केंद्रीय धातु परमाणु या आयन से जो ये जुड़े हुए होते हैं ऋणायन या फिर उदासीन अणु, उन्हें हम क्या बोलते हैं, लिगेंड बोलते हैं। और लिगेंड की संख्या किसी भी संकुल यौगिक के लिए या किसी भी उपसह संयोजक यौगिक के लिए हमेशा क्या होती है, निश्चित होती है। और सेकेंडरी वैलेंसी से जुड़े हुए भी क्या होते हैं, लिगेंड जुड़े हुए होते हैं, क्योंकि इन्हीं को क्या बोलते हैं, हम लिगेंड बोलते हैं। तो इनकी संख्या निश्चित है, तो इसका मतलब सेकेंडरी वैलेंसी भी क्या होती है, निश्चित होती है। और लिगेंडों की जो संख्या होती है कि लिगेंड 4 जुड़े हुए हैं तो टेट्राहेड्रल, 6 जुड़े हुए हैं तो ऑक्टाहेड्रल होता है। तो उसी प्रकार से हम इसके अंदर क्या बोलते हैं कि द्वितीयक संयोजकता के मान के आधार पर ही संकुल की ज्यामिति का निर्धारण होता है। द्वितीयक संयोजकता किसके मान है, लिगेंड के मान है। तो इनकी संख्या से क्या होती है, ज्यामिति निर्धारित होती है। तो इनसे भी क्या होगी, ज्यामिति निर्धारित होगी। तो क्या लिखेंगे इसके अंदर फोर्थ में हम कि उपसह संयोजक यौगिकों की द्वितीयक संयोजकता का मान निश्चित होता है, जिनके द्वारा उन यौगिकों की ज्यामिति का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, ये लिखी जाएगी फोर्थ में। फोर्थ में इसके साथ में इसके बाद में फिफ्थ में देख लो आप क्या लिखी जाएगी। फिफ्थ में लिखी जाएगी कि उपसह संयोजक यौगिकों की जो प्राइमरी वैलेंसी होती है, प्राथमिक संयोजकता होती है, उसके द्वारा यानी इनका मान निश्चित नहीं होता है। और इनके द्वारा क्या होता है कि जो संकुल यौगिक होते हैं या उपसह संयोजक यौगिक होते हैं, उनमें जो केंद्रीय धातु परमाणु, सेंट्रल मेटल एटम या फिर जो आयन होता है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीकरण अवस्था है, उसका निर्धारण किया जाता है। फिफ्थ में क्या लिखेंगे कि प्राथमिक संयोजकता, उपसह संयोजक यौगिकों की प्राथमिक संयोजकता का मान निश्चित नहीं होता है तथा किसी यौगिक की या उपसह संयोजक यौगिक की प्राथमिक संयोजकता के मान के आधार पर उस यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु या आयन की ऑक्सीकरण अवस्था का निर्धारण किया जाता है। ये था इसमें 5वीं बात। उसके बाद में 6 नंबर पे वर्णन ने क्या बताया था वो देखें। 6th में वर्णन ने ये बताया था कि जो ऋणायंस होते हैं या फिर एनायंस होते हैं, वो ये जो उपसह संयोजक यौगिक होते हैं, उनकी प्राथमिक संयोजकता तथा द्वितीयक संयोजकता दोनों को संतुष्ट करते हैं या फिर दोनों से जुड़ सकते हैं। तो हमने लिखा था कि प्राथमिक 2 नंबर पोस्टुलेट में लिख दिया था कि जो प्राइमरी वैलेंसी होती है प्राथमिक संयोजकता, वो केवल ऋणायनों के द्वारा संतुष्ट होती है, जबकि द्वितीयक संयोजकता है वो ऋणायनों तथा उदासीन अणुओं दोनों के द्वारा संतुष्ट होती है। तो ऋणायन दोनों से जुड़ सकते हैं। तो उसी कारण से एक अलग से लाइन लिखी है कि जो ऋणायन होते हैं वो उपसह संयोजक यौगिकों की प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी दोनों को संतुष्ट कर सकते हैं या दोनों से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, ये था इसका 6th। एक लास्ट पोस्टुलेट है, वो क्या था इसका, ये 7 जो पोस्टुलेट है ना, इन्हीं के आधार पे हम अब संकुल यौगिक है कुछ उनकी ज्यामिति वगैरह बनाएंगे, संरचनाएं बनाएंगे उनकी। 7वां पोस्टुलेट ये था कि उपसह संयोजक यौगिकों की जो प्राइमरी वैलेंसी होती है उसको डॉटेड लाइन या टूटी हुई रेखा के द्वारा दर्शाया जाता है, जबकि उपसह संयोजक यौगिकों की द्वितीयक संयोजकता को सॉलिड लाइन के द्वारा प्रदर्शित, या तो डॉटेड लाइन में आता है ये वाली लाइन और सॉलिड लाइन में आता है ये वाली लाइन। ठीक है, तो दोबारा सुने इसको कि उपसह संयोजक यौगिकों की प्राथमिक संयोजकता डॉटेड लाइन या टूटी हुई रेखा के द्वारा प्रदर्शित की जाती है, जबकि इन यौगिकों की द्वितीयक संयोजकता है वो ठोस रेखा के द्वारा या सॉलिड लाइन के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। ये हो गए
7 पोस्टुलेट जो कि वर्नर ने उपसह संयोजक यौगिकों के लिए बताए थे। अब इन जो 7 पोस्टुलेट हैं उनके आधार पे हम 4-5 संकुल हैं जिनकी ज्यामिति को वर्नर ने बताया था वो पढ़ेंगे। यहाँ पे एक एक करके पढ़ेंगे, 4-5 है वो। सबसे पहला एग्जाम्पल है जो वर्नर ने बताया था, तो इसके अंदर यहाँ पे लिख देंगे कि वर्नर के इस सिद्धांत के आधार पर हम निम्न संकुलों की संरचना है वो बना सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बनेगा, पहला था COCl3.6H2, ये था कोबाल्ट का संकुल। अब इसकी संरचना वो इस प्रकार से बनी हुई है। कोबाल्ट है, इसमें क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन हो जाएगा। इसके साथ में जुड़े हुए हैं 6H2O के अणु। H2O नहीं जोड़ के हम यहाँ पे जोड़ रहे हैं, मान लीजिए NH3, ये भी उदासीन अणु ही है, इनको हम यहाँ पे जोड़ देते हैं। जैसे ये जुड़ गया 6 है ना, तो ये 6 के 6 जोड़ देंगे हम यहाँ पे, NH3, उसके बाद में ये NH3, ये 5वां NH3 और ये 6 नंबर वाला NH3। उसके बाद में जो 3 Cl बच गए वो ऐसे जुड़े हुए हैं, Cl, सेकेंड Cl और ये थर्ड Cl। केवल इस प्रकार से इसकी जो वर्नर ने बताई थी कि इसकी संरचना इस प्रकार की होती है। अब वर्नर के जो सिद्धांत है उसके अंदर देखो कि इसमें प्राइमरी वैलेंसी है, उससे क्या जुड़े हुए हैं, प्राइमरी वैलेंसी आपको और कुछ नहीं शो हो रहा तो उससे देख लें कि प्राइमरी वैलेंसी को डॉटेड लाइन से शो करते हैं, और प्राइमरी वैलेंसी को डॉटेड लाइन से शो करेंगे। दूसरी बात, प्राइमरी वैलेंसी है वो केवल ऋणायनों के द्वारा संतुष्ट होती है, या फिर प्राथमिक संयोजकता है उससे केवल ऋणायन ही जुड़े हुए होते हैं। ये देख लो, डॉटेड लाइन है और Cl नेगेटिव आयन है, तो ये आ गया Cl नेगेटिव आयन। और सेकेंडरी वैलेंसी है वो सॉलिड लाइन है, तो ये जो 6 हैं सॉलिड लाइन वाले, और साथ में ये क्या है, उदासीन अणु भी है, और सेकेंडरी पे क्या जोड़ते हैं, उदासीन अणु या ऋणायन भी जोड़ते हैं। तो ये हो गई संरचना, यानी ये 6 तो इसके अंदर क्या है, सेकेंडरी वैलेंसी, और तीनों क्लोरीन जुड़े हुए हैं वो इसकी क्या है, प्राइमरी वैलेंसी है। तो इस प्रकार से इस संकुल की संरचना है वो ये वाली बन गई। उतारे इसको, ये वर्नर ने बताई थी इसकी कि इस प्रकार की संरचना होती है इसमें। उसके बाद सेकंड देखें, कोबाल्ट के संकुल है चारों ही। उसके बाद में ये आ जाएगा 5NH3, एक NH3 इसके अंदर कम हो गया है। इसकी बनाई संरचना किस प्रकार से बनेगी, हमारे पीछे वाले संकुल है उसका कलर लिख लेना, ऑरेंज, येलो, नारंगी पीला कलर था। जो 6NH3 लिखा होता ना यहाँ पे, वहां पे एक साइड में कलर लिख लेना। हालांकि पूछ नहीं जाते फिर भी आप लिखो, इसके अंदर इसका कलर होता है ऑरेंज येलो, यानी इसका कलर जो होता है वो नारंगी पीला कलर, ठीक है। उसके बाद सेकंड एग्जांपल है ये वाला, देखो इसका कलर कौन सा रहेगा, बैंगनी कलर, वायलेट यानी बैंगनी कलर होता है इस संकुल का। अब इसका मतलब पीछे वाले से एक NH3 कम है, तो ये वाला NH3 हम यहाँ से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो अब इसकी, हालांकि इसका जो सेकेंडरी वैलेंसी है उनकी संख्या 6 ही होगी, तो इसमें क्या करेंगे, इस Cl को हम यहाँ से हटा के यहाँ जोड़ देंगे, क्योंकि हमने पीछे पढ़ा था जो पोस्टुलेट थे उसके अंदर की जो एक ऋणायन होता है, ये ऋणायन Cl नेगेटिव ऋणायन है, कि जो ऋणायन होता है वो उपसह संयोजक यौगिकों की प्राथमिक तथा द्वितीयक दोनों संयोजकताओं को संतुष्ट कर सकता है। अर्थात एक ऋणायन है वो उपसह संयोजक यौगिकों की प्राथमिक तथा द्वितीयक दोनों संयोजकताओं से जुड़ सकता है। तो यहाँ पे जो ये Cl नेगेटिव आयन था, एक NH3 कम होते ही ये जो Cl नेगेटिव आयन जो प्राइमरी वैलेंसी से जुड़ा हुआ था वो एक NH3 की जगह आ जाएगा, और वहां आकर के वो प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी दोनों के द्वारा जुड़ जाता है। आ गया ये समझ में। तो वही है, इसके अंदर 6 द्वितीयक संयोजकताएं और 3 क्या है, प्राथमिक संयोजकताएं। संख्या सेम रहेगी, ये उतार ले इसको।
उसके बाद देखिए इसके अंदर तीसरा संकुल था, उसके अंदर हमने एक NH3 और कम कर दिया, 4 NH3, और इसका कलर कैसा रहेगा, इसका कलर आएगा अपने ग्रीन कलर। ठीक है, ये हरे रंग। ठीक है, तो इसके अंदर क्या करेंगे, एक NH3 और कम हो गया, तो वो NH3 यहाँ वाला कर देते हैं कम, और ये वाला जो Cl है वो यहाँ से हट के यहाँ आ जाएगा, यानी जो Cl है वो प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी दोनों से एक साथ जुड़ जाएगा। वही है, इसमें प्राइमरी वैलेंसी की संख्या 3 है और सेकेंडरी वैलेंसी की संख्या कितनी होगी, 6 रहेगी। ठीक है, उसके बाद में जो फोर्थ संकुल है उसके अंदर एक NH3 और कम कर देंगे, 3 NH3 कर देंगे। इसका कलर कैसा हो जाएगा, ब्लू ग्रीन, यानी नीला हरा रंग होता है इस संकुल का। अब इसके करने के लिए हम क्या करेंगे, एक NH3 और कम कर दिया, मान लीजिए हम ये वाला NH3 कम कर देते हैं, तो यहाँ वाला जो Cl है वो प्राइमरी वैलेंसी से जुड़ा हुआ था, वो इसके साथ में प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वैलेंसी के साथ में जुड़ जाता है। ऐसा बताया गया था किसके द्वारा, वर्नर के द्वारा। अब वर्नर था उसने क्या किया, 4 संकुल थे, इन चारों संकुलों की ज्यामिति को प्राथमिक और द्वितीयक संयोजकताओं के आधार पे इस प्रकार से बनाया था। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके अंदर हमें पढ़ना है वर्नर का जो ये सिद्धांत है उसका प्रायोगिक सत्यापन है वो किस प्रकार से होगा। तो अपनी जो नेक्स्ट हेडिंग रहेगी वो होगी प्रैक्टिकल वेरिफिकेशन ऑफ वर्नर थ्योरी। प्रैक्टिकल वेरिफिकेशन ऑफ वर्नर थ्योरी। अपनी नेक्स्ट हेडिंग रहेगी वर्नर के सिद्धांत का प्रायोगिक सत्यापन। ठीक है, तो ये जो प्रायोगिक सत्यापन है, ये जो सिद्धांत पढ़ा है उसका जो प्रैक्टिकल रूप से किस प्रकार से उसका वेरिफिकेशन किया गया था, इसे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।